आज हमारे पॉडकास्ट ई कॉम बिजनेस के लिए है। मान लीजिए हमने 5,000 वेबसाइट बना दी, 10,000 वेबसाइट बना दी। वो वेबसाइट नहीं होती, वो वेबसाइट एक छोटे से वेब पेजेस होते हैं। एजेंसी वो चूज करनी है जो आपकी सेल्स में इंटरेस्ट रखे, आपकी सेल्स से आपका पैसा बना के दे। जब कोई एजेंसी डेवलपर को हायर करता है तो बोलता है अमेजन या फ्लिपकार्ट बना दो। छोटे दुकानदार इंडिविजुअल वेबसाइट अपनी ब्रांडिंग पे खर्चा बहुत कम से कम करते। पहली बार हमारी साइट पे आया, एक ब्रांड की वेबसाइट दिखनी चाहिए। बहुत सारे एजेंसी फेलोज हैं जो सिर्फ यही काम करते हैं। एक टेम्पलेट खरीदी $30 $50 की और उसको बना के दे दी और काम हो गया, जय श्री राम। हमारी वेबिएटर्स में ना हम सिर्फ एक ही चीज को कंसर्न में रखते हैं कि जो ये कस्टमर आया है हम इसकी सेल को कैसे इंक्रीज कर पाए। अपना फॉर्चून ना बनाओ, क्लाइंट का फॉर्चून बनाओ। जब हम क्लाइंट का फॉर्चून बनाएंगे तो हमारा फॉर्चून अपने आप बनेगा। ऑर्गेनिक मार्केटिंग और पेड मार्केटिंग, यहाँ के लोगों की सोच है कि हम इनको पैसा क्यों दे रहे हैं जब एड चला रहे हैं, तो ये भी तो गूगल से चलवा रहे हैं। कल एंड लगाई, परसों से मेरे पास सेल की बारिश होनी चाहिए। जैसे अक्षय कुमार बोलता है 21 दिन में पैसा डबल। तो ऑर्गेनिक अपना टाइम लेती है जो लॉन्ग लास्टिंग होती है। पेड एडवर्टीजमेंट तब करनी चाहिए कि जब आपका प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में है और लोग उससे अवेयर है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, क्लिक तो आ रहा है, सेल नहीं आ रही है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे नए पॉडकास्ट में, जहाँ पे हम आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ लेके आ रहे हैं जो आपके बिजनेस को बहुत ऊंचाई देने वाली है। जी हाँ, आज हमारा पॉडकास्ट ई कॉम बिजनेस के लिए है। यानी कि बिजनेस करते समय एक ई कॉमर्स वेबसाइट की प्रॉब्लम्स, ई कॉमर्स बिजनेस के मॉडल में आने वाली प्रॉब्लम, ए से लेकर जेड तक सारी जानकारी हम आपको इस पॉडकास्ट में देंगे। तो आज हम हमारे स्टूडियो में इनवाइट कर रहे हैं योगेश कस्तूरी सर को, जो कि फाउंडर है वेबिएटर्स टेक्नोलॉजीज के। नमस्कार सर। सो आगे बढ़ने के पहले सबसे पहला प्रश्न मेरा है कि आज की तारीख में हर यंगस्टर ये चाहता है कि वो अपनी एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाए, उसका एक प्रोडक्ट हो, उसका एक कॉन्सेप्ट हो, लाखों करोड़ों को बेचे और अरबों में पैसे कमाए। क्योंकि ज़रूरी है कि यंगस्टर करोड़ों पे तो नहीं सोचेगा, क्योंकि करोड़ों के तो मकान बन रहे, तो वो अरबों पे ही सोचेगा। मगर इसमें ये सपना ही रह जाता है। तो बी अ फाउंडर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि स्टार्टिंग में सोचने के बाद एक व्यक्ति कौन कौन सी गलती करता है, आप एक बार हमें बताएं। जो मेरा मानना है, सबसे बड़ी जो एक छोटा व्यापारी बोलें या बिजनेस स्टार्टअप बोलें, जो गलती करता है वो बोलता है कि मुझे आज मैंने बीज डाला, कल मुझे दरख्त मिल जाए और परसों मुझे फ्रूट्स लाना चालू हो जाए। तो सबसे बड़ा जो माइंडसेट मिस्टेक यहीं पे आता है। क्योंकि अगर हम कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं, कोई भी धंधा चालू करते हैं, कोई बिजनेस चालू करते हैं, कोई वेबसाइट बनाते हैं या कुछ भी करते हैं, एनीथिंग, उसमें टाइम तो लगता है। पेशेंस बहुत ज़रूरी होता है। और फाउंडर क्या बोलता है कि ना मैं हर चीज़ खुद करूं, मैं ये भी कर दूं, ये भी कर दूं, ये भी कर दूं, ये भी मैंने कर दिया, ये भी मैंने कर दिया। और उस जगह पे जाके वो एक जगह पे उलझ जाता है। जैसे मकड़ी का जाल होता है, मकड़ी जाल बनाते जाती है, बनाते जाती है, बनाते जाती है और अंत में वहीं पे उलझ जाती है, ना वो बाहर निकल पाती है और वहीं घुट घुट के मर जाती है। तो यहीं जो छोटे व्यापारी हैं यही गलती आती है यहाँ पे करते हैं। तो ये गलतियाँ कौन सी हैं? सबसे पहले तो वो हर काम खुद करना चाहते हैं। सबसे बड़ी गलती है कि हर चीज़ की एक्सपर्टीज होती है। कभी कभार आपका जो बिजनेस का मेन काम होना चाहिए प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करना, डिलीवरी साइकिल को इम्प्रूव करना, आपके प्रोडक्ट में दम होना चाहिए। बाकी सारा काम आप आउटसोर्स कर सकते हैं, मार्केटिंग किसी एजेंसी को दे सकते हैं, अच्छी एजेंसी को। आई रिपीट, ऐसे किसी भी राह चलती एजेंसी को ना देके जो सिर्फ आपके पैसे में इंटरेस्ट रखें। एजेंसी वो चूज़ करनी है जो आपकी सेल्स में इंटरेस्ट रखे, आपकी सेल्स से आपका पैसा बना के दे। यहाँ पे गलती आती है। बाकी बोलते हैं कि प्रोडक्ट जैसा भी हो हमारी सेल आनी चाहिए। तो वो सेल तो एक बार आएगी, दोबारा वो कस्टमर वापस नहीं आएगा। तो अगर हमें सक्सेस करना है तो हमारा जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो दम वाला होना चाहिए। तो सबसे पहले आपका मानना है कि प्रोडक्ट हमारा बहुत R&D बेस्ड हो और परफेक्ट होना चाहिए। बिल्कुल, R&D बेस्ड होना ही चाहिए और मार्केट टेस्ट करनी चाहिए कि प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगा कि नहीं बिकेगा। अब उसके टेस्ट करने चाहिए कुछ ना कुछ। मतलब सैम्पलिंग कर लें कि 150 प्रोडक्ट बना के हम खुद उसको मार्केट में एक बार सेल करके देखें क्या फीडबैक आ रहा है,
और रिपीट ऑर्डर आ रहा है कि नहीं आ रहा है उस बिल्कुल, लोगों को टेस्ट करने के लिए दे दो कि भाई देखो ये प्रोडक्ट कैसा है। यूज़ करके देखो। हाँ, अगर तो वो पहले तो खुद भी टेस्ट करो, अगर वो प्रोडक्ट अच्छा है, आपको लग रहा है कि इसमें और क्वालिटी इंप्रूव हो सकती है, तो पहले अपन क्वालिटी को इंप्रूव करवा के जब हमारा प्रोडक्ट अच्छा बन जाए उसके बाद हम वेबसाइट पर लॉन्च करें। और अगर वेबसाइट लॉन्च करते ही शुरुआत के दिनों में आजकल के फाउंडर क्या करते हैं ना, आते से ना फेसबुक और मेटा एड्स चालू कर देते हैं और वहीं पे उनका नुकसान होना चालू करता है पहले दिन से ही। तो सबसे पहले मार्केट को टेस्ट करने के लिए ऑर्गेनिक कीवर्ड्स का टारगेट करें, एसईओ पे जाएं, ऑर्गेनिक मार्केट को पहले ट्राई करें, जिससे लॉन्ग लास्टिंग कीवर्ड रैंकिंग भी मिलेगी और सेल्स भी आती रहेगी। और उसके बाद जब हम ब्रांडिंग कर लेंगे तो हमारे लिए मेटा एड्स वगैरह बहुत इजी हो जाएगा और वहाँ से सेल आना चालू हो जाएगी। योगेश सर, क्या ई कॉमर्स वेबसाइट का मतलब ये होता है कि अब ई कॉमर्स बन रही तो पूरी एजेंसी की जवाबदारी कि वो सेल वगैरह सब कुछ देखे, या जो कंपनी है या जो भी व्यक्ति है, भले वो सिंगल पर्सन हो या उसके 3-4 पार्टनर हो, उनकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी? क्योंकि यहाँ पे थॉट प्रोसेस एक है। मैं ये प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जनरली हमने देखा है कि जब लोग ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते तो बोलते हमने एजेंसी हायर करी, सेल ला के देगी। ये एक ट्रेंड है यंगस्टर्स के बीच में कि हमें सिर्फ इनको पैसा देना है, हमने हमारा प्रोडक्ट रख लिया, हमें सिर्फ एजेंसी को पैसा देना है और ये अब हमको सेल ला के देंगे। ये ट्रेंड एक्चुअली जान करके बनाया जा रहा है ताकि एजेंसीज मोटे नोट छाप सके। ठीक है, एक्चुअली मेरा ये मानना है कि जब एजेंसी को आप कोई काम देते हो, किसी भी आपने प्रोडक्ट बना दिया, वेबसाइट भी एजेंसी ने बना दी, आपको जो एजेंसी ने सजेशन दी आपने उसको इम्प्लीमेंट भी करवा दिया, सब कुछ करवा दिया, लेकिन अगर आप ये सोचो एजेंसी ही सब काम करेगी, ये सही तो नहीं। फिर एजेंसी खुद ही प्रोडक्ट बना ले। हाँ वही तो, क्योंकि हमें पार्टनरशिप करनी होती है एजेंसी के साथ। एक फाउंडर को एक एजेंसी के साथ पार्टनरशिप करनी होगी सही है। कि हम दोनों की जिम्मेदारी इक्वल है। वीकली कॉल होना चाहिए, वीकली फॉलोअप होना चाहिए कि भाई आखिर इस प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, ये कैंपेन कैसा चला, क्या दिक्कत आ रही है, क्या चला क्या नहीं चला, या हमारी तरफ से क्या हमारी सपोर्ट तरफ से चाहिए। आपको क्या चाहिए। भाई फोटोशूट दूसरे करवाने, वीडियो शूट दूसरे करवाने, या प्रोडक्ट में कुछ आपको फीडबैक मिल रहा है, या वेबसाइट में कुछ इंप्रूवमेंट करवाना है, इंक्वायरीज का फीडबैक क्या आ रहा है। सीआरओ चाहिए, और उनको भी कुछ ना कुछ अपडेट देना। अगर एजेंट लीड आ रही है तो लीड की क्वालिटी कैसी है, वो टाइम टू टाइम एजेंसी को भी इन्फॉर्म करना है ताकि वो टाइम टू टाइम उसमें अपडेट करते रहें, ऑप्टिमाइजेशन करते रहें। ठीक है, तो दोनों को मिलकर हैंड होल्डिंग करके ही काम करना पड़ेगा, हैंड होल्ड सपोर्ट एक दूसरे को देना ही पड़ेगा, तब जाके एक अच्छा बिजनेस बनता है। जैसे आप एग्जांपल ले लो बोट का, तो बोट की मार्केटिंग एजेंसी भले ही वो खुद थे, लेकिन जो सीटीओ था, सीएफओ था या सीईओ था, सब लोग मिलकर डिसीजन लेते थे, मिलकर काम करते थे, मिलकर प्रोडक्ट डिजाइन करवाते थे और उसको ट्राई भी सब साथ में मिलकर करते थे। बिना पार्टनरशिप के काम नहीं होगा। आपका बिजनेस है, उनका नहीं है, ये बात हमें क्लियर रखनी पड़ेगी। क्योंकि देखिए एक एजेंसी तो बट ऑब्वियसली मल्टीपल क्लाइंट्स के लिए काम करती है। एक बिजनेस का जो फाउंडर है और एक एजेंसी का जो फाउंडर, तो एजेंसी के फाउंडर के ऊपर कितनी बड़ी जवाबदारी आई थी कि उसको सेम कंट्रीब्यूशन के 10 क्लाइंटों के साथ डील करना, उनको स्ट्रेटेजाइज करना है। एक क्वेश्चन मेरा यहाँ पे आपसे था, आपके हिसाब से जो इनिशियल लेवल पे से मान लीजिए कि एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अपना इमिटेशन ज्वेलरी का वर्क स्टार्ट करा, जो तो अब इसकी ई कॉमर्स बनी, तो इस ई कॉमर्स में लोगों की क्या क्या मेजर मिस्टेक्स होती हैं जो लोग ध्यान नहीं देते हैं? क्योंकि जब कोई एजेंसी डेवलपर को हायर करता है तो बोलता है अमेजन या फ्लिपकार्ट बना दो। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। आज की तारीख में कोई भी यंगस्टर अगर एक प्रोडक्ट लेके आएगा, बोला मेरे को तो अमेजन जैसी वेबसाइट चाहिए, जिसको बनाने में अमेजन को भी शायद 10 या 8 साल लगे हैं। फ्लिपकार्ट जैसी साइट चाहिए, उसको भी बनने में 8 से 10 साल वैसे लगे हैं। तो जब ऐसी चीज़ें आती हैं तो आप कैसे उसको डील करते हैं? सबसे पहले तो हम अपने क्लाइंट्स को बोलते हैं भाई थोड़ा थम जा। रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। सही है ना, कि ओवरनाइट चीजें नहीं बनती, टाइम लगता है, और सबसे ज्यादा टाइम लगता है तो पैसा भी लगता है। और हम उसकी एक्सपेक्टेशंस पहले कम करते हैं कि भाई अगर हम वेबसाइट तुमको दे रहे हैं तो ये वेबसाइट ऐसी ऐसी दिखेगी, उसको एक पूरा इंटरेक्टिव मॉकअप जिसको हम फिग्मा के नाम से जानते हैं वो दे देते हैं कि भाई तेरी वेबसाइट ऐसे दिखेगी, ऐसे ऐसे वर्क करेगी, ऐसे ऐसे फीचर्स होंगे, ऐसा प्रोडक्ट दिखेगा और यहाँ से ऐसे डिस्क्रिप्शन वगैरह दिखेगी। तो क्या उसकी एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम हो जाती है। करेक्ट।
और उसको सत्य में वो दिखता है कि जो उसको मिलने वाला है। लेकिन बाकी मार्केट में ऐसी एजेंसी मैंने देखी, वो एक अमाउंट बिल्कुल ऐसा छोटा सा अमाउंट देके बोलती हम आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट बना देंगे। मान लीजिए हमने एक्स अमाउंट में 5,000 में वेबसाइट बना दी, 10,000 में वेबसाइट बना दी, तो वो वेबसाइट नहीं होती। वो वेबसाइट एक छोटे से वेब पेजेस होते हैं जो बस उन्होंने 10-15 बना के रखे हैं और सेल कर देते हैं, और जिसको बस उसका लोगो और उसके प्रोडक्ट का नाम चेंज करके उसको देते हैं यही है वेबसाइट। मतलब रेडीमेड प्रोडक्ट, रेडीमेड प्रोडक्ट दे देते हैं, बना बनाया पागल, रेडीमेड प्रोडक्ट। रेडीमेड प्रोडक्ट। लेकिन वेबसाइट ना एक स्ट्रेटेजी से बनती है हमारे पास। हम पहले प्रोडक्ट के बारे में पूछते हैं, आपका ऑडियंस क्या है, कौन आपका बायर होगा, और उसका बाय करने का तरीका कैसे होगा। तो हम आपके जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं या रेफरेंसेस होते हैं उसको चेक करते हैं कि बाइंग बिहेवियर क्या है। जब बाइंग बिहेवियर पता चलता है तो उस हिसाब से वेबसाइट की CRO ऑप्टिमाइज करके हम CRO फ्रेंडली वेबसाइट बनाते हैं। ओके। और उसमें टाइम लगता है तो कॉस्ट लगती है, हर चीज़ की कॉस्ट होती है। तो यही एक जो ना मार्केट में वो बना के रखी है लोगों ने। तो इस पॉडकास्ट के माध्यम से सबसे पहले तो हम तमाम उन यंगस्टर को ये बोलते हैं कि अगर आपको ई कॉमर्स बनाना है तो थोड़ा पेशेंस और किसी आइडियल इमेज को देखकर आप अपना डिसीजन न लें, प्रैक्टिकली चीज़ों को लेके आगे बढ़ें। जी। अब हम इसी में आगे बढ़ते हैं। जब ई कॉमर्स बन जाती है तो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, क्लिक तो आ रहा है, सेल नहीं आ रही है। ये मतलब तकलीफ है कि मतलब या तो आदमी खर्चा ना खर्चा करे। अब खर्चा कर दिया है तो अब वाली कंडीशन आ गई है कि ना यहाँ के है ना वहाँ के। क्लिक आ रहा है बट सेल नहीं आ रही। सही बात है, ये एक बहुत प्रैक्टिकल बात है, क्योंकि SEO एजेंसीज भी ना कभी कभार ट्रैफिक बोर्ड से लेके आती है, कभी कभार किसी भी ब्लैकेट टेक्निक से क्लिक्स लेके आ जाती है, इंप्रेशन लेके आ जाती है। जो रिपोर्ट्स होती हैं वो ग्रीन तो दिखती हैं, लेकिन जो बैंक बैलेंस है, अकाउंटिंग का जो सॉफ्टवेयर है वो तो हमें रेड में ही दिखाता है कि यार इस एजेंसी ने जो काम करा वो तो ग्रीन में दिख रहा है, क्लिक्स भी आ रहे हैं, इंप्रेशन भी आ रहे हैं, गोल्स भी क्रिएट जो भी करे वो ग्रीन में ही दिख रहे हैं सब। हाँ, इतने इंक्रीज हुए, लेकिन एक्चुअल सेल ही नहीं हुआ। बैंक बैलेंस की डिजिट्स जो है वो घटते जा रही है। ऐसा ही होता है। और इसका मेन जो प्रॉब्लम है, मेन जो मैं समझता हूँ ना, एक वेबसाइट ही है। एक तो वेबसाइट CRO फ्रेंडली, जिसको हम बोलते हैं कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन फ्रेंडली नहीं होती। दूसरा, उसमें ट्रस्ट सिग्नल्स नहीं होते। ओके। रिटर्न पॉलिसी जब वेबसाइट में मेंशन नहीं होती तो भी लोग ना घबरा जाते हैं। तो अगर हम प्रोडक्ट पे बैनर पे लगा दें कि 7 days रिटर्न पॉलिसी, बैनर पे नहीं, प्रोडक्ट के एड टू कार्ट के नीचे हम लगा सकते हैं, छोटी सी प्लेसमेंट डाल के टैब्स में लगा सकते हैं कि शिपिंग कितने दिन में मिलेगी, कितने दिन में रिटर्न कर सकते हैं, और रिटर्न की पॉलिसीज क्या है कि किस कंडीशन में रिटर्न होगा, किस में नहीं होगा। जब हम ये ट्रांसपेरेंटली वेबसाइट पे अपडेट कर देते हैं ना, तो लोगों का ट्रस्ट बनता है, जेन्युइनिटी एक सामने उससे हमारा RTO कम हो जाता है। ओके। रिटर्न टू ओरिजिन। रिटर्न टू ओरिजिन। सेल्स लाना इज अ स्किल, इट्स नॉट अ प्रोसेस। और इसको लोग अभी तक प्रोसेस ही समझ रहे हैं। एड लगा दिया, सेल आ जाएगी, मेटा एड लगा दिया, सेल आ जाएगी, 4 बार दिखा दो, सेल आ जाएगी। तो आपका क्या ओपिनियन है इस विषय में? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। इसके लिए बोलेंगे प्रोसेस नहीं होता। एक्चुअली सेल्स लाने के पीछे एक साइंस काम करती है कि जब कस्टमर आया, विजिटर, अभी तो वो कस्टमर बना नहीं, विजिटर है, पहली बार हमारी साइट पे आया है, तो उसको सबसे पहले अपनी वेबसाइट एक ब्रांड की वेबसाइट दिखनी चाहिए। करेक्ट। जो 5-10 हज़ार 15 हज़ार वाली वेबसाइट नहीं दिखा पाती, वो तो एक कॉपी पेस्ट टेम्पलेट है, ठीक है। तो जब वो ब्रांड की वेबसाइट दिखती है, एक तो उसको पहले ही ट्रस्ट हो जाता है कि हाँ यार कुछ प्रीमियम ब्रांड लग रहा है। और मैं बोलूँगा कि प्रोडक्ट की फ़ोटो शूट्स अच्छे होने चाहिए, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है, जैसा दिखता है वही बिकता है। तो प्रोडक्ट की क्वालिटी, अगर हम फ़ोटो शूट्स की क्वालिटी इंप्रूव करते हैं तो भी हमारी कन्वर्जन रेट अच्छी हो जाती है। प्राइस प्रॉपर मेंशन होनी चाहिए। कुछ ट्रस्ट सील मैंने बताया कि 100% सिक्योर पेमेंट हो गया, या आजकल फ्री शिपिंग बहुत ट्रेंड में चल रहा है हमारे इंडिया में। फ्री शिपिंग है तो ही लोग जल्दी एड टू कार्ट करते हैं, है ना। तो सबसे पहले तो एड टू कार्ट को इम्प्रूव करना पड़ेगा। पहली साइज में ये आता है कि एड टू कार्ट इम्प्रूव हो। जब एड टू कार्ट के बाद आता है चेकआउट, तो फिर
चेकआउट इम्प्रूव करने के कुछ अलग साइंस होती हैं, जैसे अबेंडेंट कार्ट रिकवरी के लिए कुछ प्रैक्टिसेस लगती हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज भेज देना, ईमेल कर देना कि वी आर गिविंग यू 10% डिस्काउंट, कैशबैक कूपन, कैशबैक कूपन, कुछ भी दे दिया, उनको इनकरेज करना कि भाई तुम आके परचेस कर लो। और उनको ये लगता है जब वो व्हाट्सएप से मैसेज जाता है और व्हाट्सएप पे जब ग्रीन टिक या ब्लू टिक दिखता है तो उनको अपने आप ही ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है कि नहीं यार ये वी आर डीलिंग विद द ब्रांड। तो सबसे पहले ब्रांड की पोजीशन, जब हम लोग जो ना ब्रांडिंग पे खर्चा नहीं करते, मार्केटिंग में खर्चा करना चाहते हैं। जब ब्रांडिंग में खर्चा करेंगे ना तो मार्केटिंग अपने आप हो जाएगी और वो कितनी कॉस्टली नहीं पड़ती। मतलब आपका कहने का मतलब है कि लोग सीधे लीड लाने के लिए और प्रोडक्ट बिक जाए हाँ, उसके लिए खर्चा करते हैं। वो इस पे काम नहीं करते कि पहले हमारा नाम स्टेबल होना चाहिए, काम ऐसा करो कि नाम हो जाए। सही बात है। ये बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि अगर ब्रांडिंग की अगर बात करें, अगर ब्रांडिंग काम की नहीं होती, लोग जो इसको बिल्कुल ना माइनर समझते हैं कि ब्रांडिंग तो नहीं करनी, हमको सिर्फ सेल चाहिए। ब्रांडिंग अगर काम की नहीं होती तो आप देखो कोलगेट है, बोट है, या कोई भी ज्वेलरी ब्रांड है, कल्याण ज्वेलर्स है, इनको ब्रांडिंग की क्या जरूरत है, लेकिन ये फिर भी ब्रांडिंग का एक बजट निकाल के चलते हैं। सही बात। साइंस बोलती है, मैं नहीं बोल रहा, साइंस बोलती है कि अगर आप किसी ब्रांड को, मान लें वो भले नया ब्रांड ही हो, अगर आप उसको 7 बार कम से कम देखते हो, कहीं पे भी आपने नाम सुना, कभी होर्डिंग में देख लिया या एड में 7 बार देख लिया, 6-7 बार, 8 बार, 7 बार का ऐसा साइंस है कि 8वीं बार अगर आपको प्रोडक्ट कहीं दिख गया तो आप कस्टमर बन जाओगे। कस्टमर बन ही जाओगे। या आपको क्या, अगर आपने सुपरमार्केट में वो प्रोडक्ट देख लिया, आपको लगेगा अरे यार ये प्रोडक्ट तो बहुत फेमस प्रोडक्ट है, इसको मैं जानता हूँ, तो आप उसको कनेक्ट कर पाओगे। अगर आपको उसका फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे ऐड दिख गया तो आपको उससे कनेक्ट कर पाओगे। तो इसीलिए ब्रांडिंग बहुत ज़रूरी है। और कौन कौन सी सर मेजर गलती है जो आज की तारीख में ई कॉम फाउंडर्स को ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि कई बार मतलब कुछ केस में तो ऐसा होता है कि सेल ही कम आती और कुछ जगह पे सेल बहुत आती फिर भी मैनेज नहीं हो पाता, तो वहाँ पे भी बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है। सेल ज़्यादा आती है और मैनेज ना होना, जो मुझे लगता है सबसे बड़ा ना, इन्वेंट्री मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है। वेयर हाउस में हाँ, क्योंकि उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि ऑर्डर्स तो आते हैं। चलो आपकी ई कॉमर्स एजेंसी है, उसने तो आपको सेल ला के दी, करेक्ट, एजेंसी वर्क्स, एजेंसी का वर्क खत्म हो गया कि आपको हमने सेल ला के दी, आपको हमने 500 ऑर्डर दिन की लेके आ गए, और सेलर भी खुश है, मर्चेंट भी खुश है कि हाँ यार मेरे 500 ऑर्डर्स आ गए। लेकिन उन 500 में जो स्टॉक चला गया उन्होंने सेंड कर दिए, आधे से ज़्यादा ऑर्डर COD, 90% में बोलता हूँ ऑर्डर COD होते हैं, चले गए, वेयर हाउस से चले गए, स्टॉक ब्लॉक हो गया, और दूसरे ऑर्डर के लिए कैश है नहीं भाई, दूसरा स्टॉक रिन्यू करने के लिए कैश कम पड़ जाता है, रोटेशन होता नहीं है। फिर पता चलता है कि 10 दिन के बाद, 8 दिन के बाद जो सारे 500 ऑर्डर में से 450 ऑर्डर वापस आ गए। और क्यों होता है? क्योंकि कस्टमर खरीदते नहीं है, वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करते ऑर्डर को। आज व्यक्ति अमेजन, फ्लिपकार्ट से जब ऑर्डर करता है तो वो ज़्यादा एश्योर हो जाता है विथ कंपेरेटिवली इंडिविजुअल साइट्स। तो ऐसा क्यों होता है? जैसे अगर मैं मान लो आज मैं 10 प्रोडक्ट ऑर्डर करता हूँ तो मेरे ख्याल 8 प्रोडक्ट या 9 प्रोडक्ट जो हैं वो अमेजन से प्रीफर करूँगा। इनफैक्ट कोई प्रोडक्ट का मैंने अगर इंस्टाग्राम पे ऐड देखा तो वो भी मैं सर्च करूँगा अमेजन पे, फिर परचेस करूँगा। इंडिविजुअल साइट्स पे लोग कम जाते हैं, बड़े प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा जाते हैं। तो ये ऐसा माइंडसेट लोगों का क्यों है? वही बात आ जाती है ट्रस्ट की और ब्रांडिंग की। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, आज भी आप देखोगे, आज सुबह में आया मेरे फ़ोन में ऐड चला बिग बिलियन डे का। चाहते तो वो नहीं चलाते, उनका माल फिर भी बिकता है उनके पास। आपने खुद बोला कि आप पहले प्रेफर अमेजोन और फ्लिपकार्ट को करते हो, तो वो खुद ही लेते हैं। तो फिर भी लेकिन ब्रांडिंग तो करते ही है ना। छोटे दुकानदार, इंडिविजुअल वेबसाइट अपनी ब्रांडिंग पे खर्चा बहुत कम से कम करते, तभी उनकी सेल कम है। और एक ब्रांडिंग, और दूसरा उनकी वेबसाइट CRO फ्रेंडली होनी चाहिए। कस्टमर आए, जैसे हम नॉर्मल दुकान पे जाते हैं, तो एक व्यक्ति होता है, सेल्समैन होता है, जो आपको सामान दिखाता है। करेक्ट, एक्सप्लेन अगर करता आप सामान नहीं खरीदते तो आपको कैसे भी करके गंजे को कंगी, हमारे पिताजी बोलते थे सेल्समैन अच्छा वही है जो गंजे को भी कंगी बेचते। हम जैसे सिंधी बैकग्राउंड से हैं तो क्या बात है। इनबिल्ट बिजनेस है, फिर इनबिल्ट बिजनेस है।
है ना। तो हमारे पिताजी बोलते हैं कि सेल्समैन वही जो गंजे को भी कंघी बेच दे। तो यही चीज़ आती है वेबसाइट में। अभी वहाँ पे आपका सेल्समैन तो है नहीं, कस्टमर से बात भी कौन करेगा, वेबसाइट ही बात करे। तो वेबसाइट आपकी इतनी अपीलिंग होनी चाहिए, उसमें इंस्ट्रक्शन इतने होने चाहिए। जैसे बोलते हैं एक छोटा सा हैक बोलते हैं कि आपका ऐड टू कार्ट का जो बटन है, बहुत सारी वेबसाइट में जो टेम्पलेट वाली वेबसाइट ऐसी होती है कि कस्टमर ने प्रोडक्ट देखा, इमेज देखी, नीचे गया ऐड टू कार्ट बटन तो ऊपर चला गया, ठीक है। तो कस्टमर के माइंड में कोई सिग्नल ही नहीं जाता कि उसको ऐड टू कार्ट करना है, उसको बैक टू बैक करना है। जैसे आप सुपरमार्केट में जाते हो, आपकी कार्ट हाथ में दी जाती है। जैसे आप एंट्री लेते हो किसी भी सुपरमार्केट में, पहले आपको कार्ट हाथ में देते हैं, लेकिन वेबसाइट में आपके हाथ में कार्ट नहीं होती। लेकिन कम से कम वो ऐड टू कार्ट का जो बटन है, अगर उसको हम स्टिकी बना देते हैं कि जैसे जैसे कस्टमर स्क्रॉल करता है, वो वेबसाइट का बटन उनके साथ में चलता है, तू जहाँ जहाँ चलेगा ऐड टू कार्ट वहाँ वहाँ होगा। तो इससे भी हमने देखा कि 20 से 30% हमारे कन्वर्जन रेट बढ़ गए, ओके। सिर्फ ऐड टू कार्ट की वजह से, क्योंकि हमने कस्टमर के माइंड में डाल दिया तुमको ऐड टू कार्ट करना। हम दर्शकों के लिए आपसे एक गुजारिश करते हैं सर कि आप कुछ ऐसी चीज़ें बताएं जो ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के पहले, या जो भी ई कॉम बिजनेस ऑनर हैं, उनको हमारी जो वेबसाइट बनवा रहे किसी भी एजेंसी से, तो कौन कौन से चेकलिस्ट होना चाहिए जो उनको अपनी उस एजेंसी से क्वेश्चन करना चाहिए। मैं तो ये बोलूँगा कि अगर आप किसी ई कॉमर्स एजेंसी को चूज़ करते हो तो सबसे पहले उनका पुराना वर्क देखिए कि उन्होंने किस किस ब्रांड को। बट सर फाउंडर तो जो दूसरे ई कॉम फाउंडर हैं, जो यंगस्टर है, दे आर नॉट टेक्निकली, वो तो सिर्फ लुक एंड फील पे जाएंगे। अगर कोई होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक दवाई में बहुत अच्छा काम करता है तो टेक्निकल इतना साउंड नहीं होगा। हम कुछ बेसिक चीज़ों की बात करते हैं जिनसे चलो कितनी वेबसाइट बनी, जैसे फॉर एग्जाम्पल कितनी वेबसाइट बनी, कितने साल से काम कर रहे हैं, एक बात ही हो सकती है। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें वो ध्यान में रख सकते हैं। दूसरा कि उनसे ये क्लियर ट्रांसपेरेंट सवाल किया जाए कि आप हमको क्या क्या दोगे, और उसका एक सैंपल दे दो, तो आपको पता चलेगा कि वो जेन्युइनली काम करते हैं कि नहीं करते। अगर तो वेबसाइट बनाते तो उनसे सबसे पहले बोलो क्या आप वेबसाइट में मॉकअप बना के दोगे हमको। मॉकअप जब बना के देते हैं, आप उसमें 2-4 चेंजेस करवाओगे तो ये 90% केसेस में मेक श्योर हो जाता है कि वो वेबसाइट सिर्फ आपके लिए ही बन रही है, कोई टेम्पलेट आपको टिकाई नहीं जा रही। ओके। हमारे मतलब बहुत सारे एजेंसी फेलोज हैं जो सिर्फ यही काम करते हैं, एक टेम्पलेट खरीदी $30 $50 की और उसको बना के दे दी और काम हो गया, जय श्री राम। और तू जान तेरा काम जाने। उनको कस्टमर वापस नहीं चाहिए, और वो एक ही बार में मुर्गी को हलाल करके ख़त्म कर देते हैं। लेकिन असली जो एजेंसी होती है, जिसको मेन कंसर्न होता है कि ये मेरे पास कस्टमर आया है, ये मेरे पास दुकानदार बिजनेस व्यापारी आया है, इसकी सेल कैसे बढ़े। हमारी वेबिएटर्स में ना हम सिर्फ एक ही चीज़ को कंसर्न में रखते हैं कि जो ये कस्टमर आया है, हम इसकी सेल को कैसे इंक्रीज कर पाए। क्योंकि हमारा मिशन है कि अपना फॉर्चून ना बनाओ, क्लाइंट का फॉर्चून बनाओ। जब हम क्लाइंट का फॉर्चून बनाएंगे तो हमारा फॉर्चून अपने आप बनेगा, क्योंकि हम लाइफ टाइम उनसे कमाएंगे। जब तक वो कमाएंगे हमारा हिस्सेदारी उनके साथ होती रहेगी। तो हम वेबिएटर्स ना एक अपने जो क्लाइंट्स हैं उनके साथ एक पार्टनरशिप बना के रखते हैं कि हमारा और उनका धंधा एक पार्टनरशिप वाला है, वो कमाएंगे तो ही हम कमाएंगे। तो जब एजेंसी के अंदर ये एम्पैथी होती है, ये थॉट्स होते हैं, ये माइंडसेट होता है, तब वो एजेंसी दिल से काम करती है। नहीं तो जैसे आपने पहले बोला कि एक एजेंसी 10 लोगों के साथ काम करती है, 50 क्लाइंट के साथ काम करती है और उनको सबको ही परफॉर्मेंस देनी है, तो उनका फोकस ना 2-2%, 5-5% शिफ्ट हो जाता है। अब एक चीज़ होती है, वो ये कि ऑर्गेनिक मार्केटिंग और पेड मार्केटिंग। एजेंसी काम भी कर रही है और एजेंसी एड चलाने के लिए भी पैसे ले रही है। अब यहाँ पे क्लाइंट को लगता है कि ये पैसा ले तो रहे हैं, अभी एड चलाने का और पैसा क्यों ले रहे हैं। ये इंडियन मार्केट की सोच है, मतलब यहाँ के लोगों की सोच है कि हम इनको पैसा क्यों दे रहे हैं जब ये एड चला रहे हैं, तो ये भी तो गूगल से चलवा रहे हैं। तो इस चीज़ के लिए आप क्या कहना चाहेंगे। असल सबसे पहले ना हमको ऑर्गेनिक, जिसको हम एसईओ के नाम से जानते हैं, ऑर्गेनिक मार्केट और पेड एडवर्टाइजमेंट, इन दोनों में फ़र्क समझना पड़ेगा। बिल्कुल, ऑर्गेनिक मार्केटिंग एंड पेड एडवर्टाइजमेंट। तो ऑर्गेनिक मार्केट होती है कम्प्लीटली ऑर्गेनिक, जिसमें आप गूगल को या इंस्टाग्राम को कोई पैसा नहीं देते।
एजेंसी जो है ना काम करके आपके कीवर्ड्स को रैंक करवाती है और आपकी पोजीशन टॉप पे लेके आती है और वहाँ से आपको ट्रैफिक मिलता है और अल्टीमेटली वो ट्रैफिक कन्वर्ट होके सेल्स में हो जाता है। दूसरा होता है पेड मार्केटिंग, जिसको लोग शॉर्टकट भी बोलते हैं। आजकल की एजेंसीज के लिए ये बहुत शॉर्टकट हो गया है, क्योंकि उनकी भी गलती नहीं, फाउंडर्स को पेशेंस ही नहीं है, टाइम भी नहीं है और पेशेंस दोनों नहीं है। वो बोलते हैं कि आज मैंने धंधा चालू करा, कल एंड लगाई, परसों से मेरे पास सेल की बारिश होनी चाहिए। और जैसे अक्षय कुमार बोलता है 21 दिन में पैसा डबल, तो उनका थॉट प्रोसेस यही चलता है, जबकि ये होता नहीं है। तो ऑर्गेनिक अपना टाइम लेती है जो लॉन्ग लास्टिंग होती है। पेड एडवर्टीजमेंट तब करनी चाहिए कि जब आपका प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में है और लोग उससे अवेयर है। Think digital, think Webiators.